नमस्ते। आज हम करेंगे आदिकाल। आदिकाल से संबंधित टॉपिक। कल हमने करा था हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन पद्धतियाँ और लेखन परंपरा का विकास। तो आज दूसरा टॉपिक आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे DSSB, TGT, PGT, UGC नेट सब। ये यूनिट 2 है नेट की, नेट एग्ज़ाम की, UGC नेट एग्ज़ाम की यूनिट 2। तो स्टार्ट करते हैं। आदिकाल यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित तथ्य लिए गए हैं जो इस प्रकार हैं, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ के वक्तव्य में आदिकाल के नामकरण का विचार प्रस्तुत किया। आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा की। कितने प्रकार की रचना मिलती है? 2 प्रकार की, अपभ्रंश और देश भाषा। देश भाषा किसे कहते हैं? जो साधारण बोलचाल से संबंधित है। इसी आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का विभाजन किया। अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य, इनके अंतर्गत केवल 12 ग्रंथों को ही साहित्यिक मानते हुए इस प्रकार वर्गीकृत करते हैं। यानी कि अपभ्रंश काव्य से संबंधित और देश काव्य से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या कितनी है? 12। 12 ग्रंथ बताए किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। अपभ्रंश काव्य हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। विजय की हमीर ने, कीर्ति लता की कीर्ति पताका पर। कीर्ति लता से कीर्ति पताका। देश भाषा काव्य हैं खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जसपत चंद्रिका, परमाल रासो। परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? आला का मूल रूप है। खुसरो की पहेलियां आदि और विद्यापति पदावली से संबंधित हैं। तो 1, 2, 3 और 4 काव्य किससे संबंधित है? अपभ्रंश काव्य से। और 8 काव्य हमारे किससे संबंधित है? देश भाषा काव्य से। टोटल हमारे हो गए 12 ग्रंथ। उपयुक्त 12 पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण करते हुए वीर गाथा काल करते हुए लिखा है कि इनमें से 2 तथा बीसल देव रासों को छोड़कर सब ग्रंथ वीर गाथात्मक हैं। यानी कि ऐसे कौन से 2 ग्रंथ हैं जो बीसल देव रासों को छोड़कर सब ग्रंथ क्या हैं? वीर गाथात्मक हैं। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल पर ही रखा जा सकता है। शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल के 4 प्रकरण हैं। प्रकरण का दूसरा अर्थ है अध्याय। प्रकरण को अध्याय भी कहते हैं, के अंतर्गत विवेचित किया गया है। नंबर 1 प्रकरण। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय दिया गया। प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य। प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य। प्रकरण 4 में है फुटकल रचनाएं। अब पढ़ेंगे प्रकरण 1 में सामान्य परिचय। प्रकरण 1 में आदिकाल के आरंभ अवधि और उसकी 2 मूल विशेषताओं का वर्णन किया गया है। प्राकृत भाषा की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। प्रथम अवस्था को पाली, दूसरी को प्राकृत और अंतिम अवस्था को अपभ्रंश। प्राकृत अवस्था की कितनी अवस्थाएं मानी है? 3। किसकी है 3 अवस्थाएं? प्राकृत की। प्राकृत की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है पाली, दूसरी है प्राकृत, और तीसरी है अपभ्रंश। अपभ्रंश। तो 3 अवस्थाएं हैं प्राकृत भाषा की। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश यानी कि प्रचलित काव्य भाषा पद समझा जाता था। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इम्पोर्टेंट कोटेशन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए प्राकृताभास हिंदी, अपभ्रंश के लिए क्या कहा? प्राकृताभास हिंदी, और प्राकृत की अंतिम अवस्था को पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया। क्वेश्चन यहीं पे बनेगा कि किस लेखक ने
अपभ्रंश के लिए प्राक्तभाष हिंदी, प्राकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया। तो किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अपभ्रंश या प्राक्तभाष हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बोधों सिद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लाता है से लगता है। मुंज और भोज के समय का संवत 1050 के लगभग। तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक का माना जा सकता है। हालांकि प्रथम सिद्ध सरापा का समय राहुल संकृताय के अनुसार सामान्य 769 ईस्वी स्वीकार किया जाता है, किंतु शुक्ल जी ने उनका समय 633 ईस्वी विक्रम संवत 690 ईस्वी माना है। अतः इसी आधार पर उन्होंने 8वीं शताब्दी के बजाय 7वीं शताब्दी से सिद्धों की रचनाओं में अपभ्रंश के पदों की प्राप्ति को माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हालांकि प्रथम सिद्ध सरप्पा का समय राहुल संकृताय के अनुसार सामान्य 769 ईस्वी स्वीकार किया। 769 समय का किसने स्वीकार किया? राहुल संकृताय ने। किंतु शुक्ल जी ने उनका समय 633 ईस्वी यानी कि विक्रम संवत 690 ईस्वी माना है। अतः इसी आधार पर इन्होंने 8वीं शताब्दी के बजाय 7वीं शताब्दी से सिद्धों की रचनाओं में अपभ्रंश के पदों की प्राप्ति को माना है। तो किसने माना है? आचार्य शुक्ल जी ने। अब अगर हमें संवत निकालना है तो संवत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? संवत में जैसे ये 6 ईस्वी निकालेंगे तो 690 में हम क्या करेंगे? 57 माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ईस्वी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हो गए 10, 10 में से 7 गए 3, रह गए 8, 8 में से 5 गए 3 और 6। तो हमारा क्या हो गया? ये ईस्वी में हमें प्राप्त हो गया। अगर हमें संवत निकालना है तो 633 में क्या करेंगे? 57 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? विक्रम संवत। 7 और 3 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 और 3 8 और 1 9 और 690। तो ये हमारा क्या होगा? विक्रम संवत, जो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है जनश्रुति इस काल का आरंभ पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोजपुर पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। देव शिव सिंह सरोज पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्राय लोक में प्रचलित लोक भाषा किसे होती है? जो साधारण बोलचाल की भाषा होती है और साहित्य की भाषा में अंतर रहा। यानी कि जो लोक की भाषा है साधारण भाषा, उसमें और साहित्य की भाषा में क्या रहा? अंतर रहा। अपभ्रंश भी उस समय का ठीक बोलचाल की भाषा नहीं थी जिस समय की रचनाएं मिलती हैं, बल्कि उस समय के कवियों की भाषा थी। शुक्ल जी ने अपभ्रंश के संबंध में लिखा है कि कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रिया के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे और जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती रही थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत तक उससे पीछे तक पोथियां चलती रही। ये पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है, नेट की परीक्षा में जून 2019 में। उस समय रचनाओं की भाषा में बहुत विविधता थी। एक ही समय विक्रम की 14वीं सदी के मध्य में सारंगधर अपभ्रंश और खुसरो देश भाषा यानी कि खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग कर रहे थे। विद्यापति दोनों प्रकार की भाषाओं में रचनाएं करते थे। अपभ्रंश के रूप में अवहट और देश भाषा मैथिली का प्रयोग करते थे। इनके समांतर ही कबीर की रचनाओं का भी आरंभिक दौर शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है भाषिक वैविध्य की स्थिति में अपभ्रंश की परंपरा विक्रम की 15वीं सदी के मध्य
विद्यापति के समय तक चलती रही है। उस समय की बोलचाल की भाषा विद्यापति ने देसी भाषा कहा। उन्हीं की प्रेरणा से शुक्ल जी ने देश भाषा का प्रयोग किया। किनकी प्रेरणा से? विद्यापति की। क्योंकि विद्यापति का जो समय काल है वो कब तक चलता रहा? 15वीं शताब्दी तक चलता रहा। और उन्हीं की बोलचाल की भाषा से विद्यापति ने देश भाषा कहा और उन्हीं की प्रेरणा से शुक्ल जी ने भी देश भाषा शब्द का प्रयोग किया। उस समय की बोलचाल की भाषा देश भाषा के रूप में दो रूप आदिकालीन रचनाओं में मिलते हैं। प्राकृत की रूढ़ियों में से बहुत कुछ मुक्त और पूरी तरह मुक्त है। अमीर खुसरो और विद्यापति की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से मुक्त है। देश भाषा की अन्य रचनाओं पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा बहुत प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। शुक्ल जी द्वारा निर्दिष्ट आदिकाल की दो मूल विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति। आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है इसमें कुछ तो असिद्धित है, कुछ तो कठिन है, जो कुछ सदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त होती है उसकी अपभ्रंश भाषा अर्थात प्राकृत भाषा हिंदी है। प्रकरण 2, अपभ्रंश काव्य। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तब से अपभ्रंश साहित्य का विभाव समझना चाहिए। इंपोर्टेंट है। पुरानी प्रचलित काव्य भाषा अपभ्रंश में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी उसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना सा पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब भी ये साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। अपभ्रंश के नाम का इतिहास इस प्रकार है। भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर देश भाषा कहा है। तो भरत मुनि ने कौन सी भाषा का नाम दिया? देश भाषा का। उन्होंने अपभ्रंश का नाम न देकर क्या कहा? देश भाषा का। वरुचि ने प्राकृत प्रकाश में उल्लेख नहीं किया। अपभ्रंश नाम पहले बलबी राजा के धारसेन द्वितीय शिलालेख में मिलता है जिसमें उसने अपने पिता गुहेसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामा ने तीनों भाषाओं का उल्लेख किया। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया। ऐसे कौन से कवि है जिसने तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है? तो भामा ने किया है। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है जैन, सिद्ध एवं नाथों का वर्णन इसी प्रकरण में किया गया है। किसमें? प्रकरण 2 में। प्रकरण 2 में किन किन का वर्णन किया है? जैन, सिद्ध, नाथों का वर्णन किया गया है प्रकरण 2 में। किंतु शुक्ल जी का स्पष्ट मान्यता है कि अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण ग्रंथ है जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। उनकी रचनाएं सिद्धों व नाथों की तांत्रिक विज्ञान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्र और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियां और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ हैं। इम्पोर्टेंट है, कोटेशन है ये, दिसंबर 2018 में एग्जाम में पूछी गई है। सिद्धों व नाथों की रचनाओं का वर्णन दो कारणों में किया गया है, भाषा और सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सधुकड़ी भाषा भी है। जैन, सिद्ध और नाथों के अलावा अपभ्रंश के सामान्य साहित्य की सामग्री का भी उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के इस क्रम से किया गया। हेमचंद सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य मैरतुंग, विद्याधर, सारंगधर, हमीर रासो, विद्यापति की है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये रचनाएं हैं। जैन ग्रंथकारों में देवसेन द्वारा रचित ग्रंथ है श्रावकाचार, दव सहाव पायस, द्रव स्वभाव प्रकाश। इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। और पुष्पदंत की है आदि पुराण, उत्तर पुराण का उल्लेख शुक्ल जी ने किया है। इनके अतिरिक्त पीछे
की परंपरा के उदाहरण स्वरूप श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसर चरऊ और नय कुमार चरऊ का नाम भी दिया गया है। चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाए जाते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करें सिद्ध का धर्म। सिद्ध है बौद्ध धर्म ने धीरे धीरे तांत्रिक रूप धारण कर लिया। तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई, जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। आगे बौद्ध धर्म से ही वज्रयान शाखा निकलती है। तो वज्रयान शाखा किससे निकलती है? बौद्ध धर्म से। इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म से निकली वज्रयान शाखा के तांत्रिक योगियों की सिद्ध कहा गया है। जो बौद्ध धर्म की से निकली शाखा है, जो वज्रयान है, उन्हीं से तांत्रिक योगियों को सिद्ध कहा गया। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। राजशेखर ने कपूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे सिद्ध योगी का समावेश किया। तो किस लेखक ने भैरवानंद नाम से एक ऐसे सिद्ध योगी का समावेश किया था? तो राजशेखर ने कपूर मंजरी में। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन 2 स्थानों को जब उजाड़ा तब से ये तितर बितर हो गए। बहुत से तिब्बत आदि अन्य देशों चले गए, यानी कि सब अलग अलग स्थानों पर चले गए, अलग अलग इनके बट गए शाखाओं में। वज्रयान बौद्ध धर्म का विकृत रूप था, जिसमें सिद्धि प्राप्त के लिए मद तथा स्त्री विशेष डोमनी, रजकी आदि, जिसे शक्ति योगनी या महामुद्रा कहते हैं, योग या सेवन करना आवश्यक था। इसी से सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। महासुख वह दशा बताई गई जिसके साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में मिल जाता है। इस दशा की प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद स्त्री पुरुष का आलिंगन बंद जोड़ा की भावना की गई है। इंपोर्टेंट फैक्ट है, नेट जुलाई 2000 में ये पूछी गई कोटेशन है। प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। इसे आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व को समझिए। निर्माण के 3 अव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। निर्वाण के सुख का स्वरूप ही महासुख के समान बताया गया है। यह भी नेट जुलाई 2019 में पूछी गई कोटेशन है। प्रथम सिद्ध सरापा सहज जीवन पर बहुत बल दे देते। इसी से वज्रयान शाखा को सहजयान भी कहा जाता है। वज्रयान शाखा को और किस नाम से जाना जाता है? सहजयान शाखा। और इसके प्रवर्तक कौन है? सिद्ध सरापा। सिद्ध सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग इन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। जनता पर सिद्धों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ समय तक बना रहा। सिद्धों ने रिजु सीधा दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंग टेढ़ा वाम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुहा और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। अपने मत का संस्कार जनता पर डालने के लिए वे सिद्ध संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी बात, वाणी, रचनाएं अभ्रंश मिश्रित देश भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। इसे शुक्ल जी ने देश भाषा मिश्रित अभ्रंश या पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। सिद्ध सरापा के उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी देश भाषा मिश्रित अभ्रंश है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। कबीर की साखी उपदेश धर्मी दोहों की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सदुकड़ी है, पर रमैनी के पदों में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी मिलती है। उस समय की सामान्य व्यापक काव्य भाषा नागर अभ्रंश का ढांचा सोरसैनी प्रसूत अभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। सदुकड़ी इससे अलग थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली के लिए राजस्थानी था। सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया। यह अंत्य साधात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा है। इंपोर्टेंट फैक्ट है। नाथ संप्रदाय। गोरखनाथ ने पंतजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। हठ योग का प्रवर्तन किसने किया था? नाथ ही ने। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है शुक्ल जी
ने गोरखनाथ का गुरु मतेश्वरनाथ और मतेश्वरनाथ के गुरु जलंधर को माना है। तो शुक्ल जी के अनुसार गोरखनाथ के गुरु कौन है? मतेश्वरनाथ। और मतेश्वरनाथ के गुरु कौन है? जलंधरनाथ। इन सब बातों पर विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहां कांगड़े की पहाड़ियों तथा स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। गोरखनाथ ने हिंदू मुस्लिम के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी। वे इसका संस्कार अपनी शिव परंपरा में भी छोड़ गए थे। उनकी हठयोग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी तथा इसमें मुस्लिम धर्म में वर्जित मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता न थी। इसलिए मुसलमानों के लिए यह भी आकर्षण था। इतिहास से इस बात का पता चलता है कि महमूद गजनवी के समय भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे। यानी कि महमूद गजनवी से आने से भी पहले यहाँ पहले ही मुसलमान आकर बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। परंतु बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी और उसका उल्लेख भी मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हो या चाहे 13वीं शताब्दी में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपुताना की ओर किया था। पश्चिमी भाग में सहकृत्या के कारण नाथों ने वहीं राजपुताना व पंजाब की भाषा को अपनाया। साथ ही मुस्लिमों को भी अपनी बानी सुनाने के लिए खड़ी बोली का समावेश किया, क्योंकि उनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इस प्रकार नाथों ने परंपरा साहित्य की काव्य भाषा, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, से अलग सदुगड़ी भाषा का प्रयोग किया। सदुगड़ी का ढांचा खड़ी बोली के लिए राजस्थानी का था। नाथों की देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख मिलता है, जैसे काफिर बौद्ध में। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता चलता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते थे। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से ही जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा ऐसी अनेक कहानियां चली, जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है। अन्य कुछ तथ्य हैं। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का लगभग 1340 ईस्वी में सारंगधर द्वारा रचित सारंगधर पद्धति और हमीर रासो ग्रंथ पर खत्म होता है। ग्रंथों पर हमीर रासों पर क्या हो जाता है? खत्म हो जाती है। हालांकि इसके 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति के 2 ग्रंथ मिलते हैं। उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। जिस समय विद्यापति का समय था तो उस समय कौन सी भाषा ले चुकी थी? देश भाषा। विद्यापति के इन प्रशस्ति मूलक 2 छोटे छोटे ग्रंथों का प्रथम परिचय जॉर्ज ग्रियर्सन को उनके पदों का संग्रह करते हुए हुआ, किंतु उन्हें ये मिले नहीं। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में कीर्ति लता प्राप्त हुई। कीर्ति पताका की सूचना मात्र है। कीर्ति लता की रचना बीच बीच में देश भाषा के पद रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छपे छंद, गाथा आदि छंदों में की गई है। विद्यापति के अपभ्रंश की 2 विशेषताएं हैं। यह पूर्वी अपभ्रंश है। दूसरी विशेषता है प्राय देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए है और इसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी नहीं है। जो जो काव्य भाषा अपभ्रंश से देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। सारंगधर के पदों और कीर्ति लता में इसका प्रमाण मिलता है। काव्य रचना के लिए भाषा अपभ्रंश से देश भाषा की ओर उन्मुख हो रही थी, जिससे भाषा में लगातार बदलाव देखने को मिलता है। विशेष रूप से अपभ्रंश के 3 रूप मिलते हैं। नंबर 1, पुरानी व्यापक काव्य भाषा, जिसका ढांचा सोरसैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। सिद्धों की भाषा यही थी।
सदुकड़ी है। इसका ढांचा खड़ी बोली लिए राजस्थानी का था, जो नाथों ने इसे प्रयोग किया। सारंगधर और विद्यापति की प्राकृत की रूढ़ियों से लगभग मुक्त होने की प्रक्रिया की शुरुआत का परिचय देती भाषा इसका शाब्दिक प्रधान लक्षण तत्सम शब्दों के प्रयोग में घटता संकोच था। प्रकरण 3। आज हमने प्रकरण फर्स्ट और प्रकरण 2 पढ़ा है, और प्रकरण 3 की जो वीडियो आएगी वो आपकी कल करेंगे इसे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए क्या है, ये 2024 का निरंतर बैच स्टार्ट किया है मैंने, कल से ही स्टार्ट किया है, यानी कि 21 तारीख से। आज इसका दूसरा है आदिकाल पाठ। तो जिन्हें भी तैयारी करनी है दिसंबर में, फ्री कंटेंट है और लगातार मिलेगा क्रम से, और साथ में हम इसके पीवाई को भी। पहले हमने इतिहास साहित्य का लेखन पद्धति और इतिहास लेखन की परंपरा की है, अब करेंगे आदिकाल, फिर उसके बाद इनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। तो इससे क्या होगा, हमारे साथ के साथ तैयारी चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और उन तक पहुंचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है इस कंटेंट की। आज के लिए धन्यवाद।